अंकेक्षण प्रक्रिया, ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस का मतलब होता है कि हमें ऑडिट में स्टेप टू स्टेप चलना है। तो सबसे पहली स्टेप आपने ऐसे 210 में पढ़ी कि अंकेक्षक नियोक्ता को नियुक्ति पत्र जारी करेगा। ये समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, आप अपॉइंट भी हो गए, ऑडिट करने भी पहुंच गए। यहाँ हमारे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास में एक जैसे क्लाइंट थोड़ी रहते हैं। कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। तो क्या हमको उसके बिजनेस की समझ लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? अच्छा, क्यों जरूरी है? मुझे बिजनेस थोड़ी करना है, मैं उसके व्यवसाय की जानकारी क्यों ले रहा हूं? देखो, मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं जो मेरे साथ हुआ। और ये तो हमने मान लो उस क्लाइंट के यहाँ जाके विजिट कर ली तो हम गलती करने से बच गए, नहीं तो गलती होती बहुत बड़ी। क्या हुआ सर? चलो बताते हैं। आपने पानी पिया है, मिनरल वाटर। मिनरल वाटर कौन सी कंपनी के हैं? बिस्लेरी, किनलेर, कहीं है ना। एक फोस्टर का भी मिनरल वाटर आता है। फोस्टर ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो बियर का बहुत बढ़िया ब्रांड है। फोस्टर की बियर बहुत बिकती है। और ये जितने भी मिनरल वाटर वाले हैं ना, सबके बियर भी हैं मोस्टली ये। क्योंकि ये लोग क्या एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो शराब के इनके विज्ञापन पे तो गवर्नमेंट बैन लगाती है, तो ये पानी के माध्यम से शराब का प्रोडक्ट भी बेच लेते हैं। भाई चीज़ तो वही है, नाम वही है, वो भी पानी है, ये भी पानी है, थोड़ा टेस्ट अलग है बस। ठीक है, तो ये लोग ऐसा करते हैं। तो मेरे फोस्टर के नाम से मैं आपको बता दूं, राजस्थान में ये फ्रेंचाइजी 2 ही लोगों के पास है। तो एक मेरा क्लाइंट है, एमएनसी कंपनी है ये, और कानोता देखा है आपने? कानोता में हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया करके है, वहाँ पे उनकी फैक्ट्री है। तो वो पानी की बोतल बनाते हैं, और ये बोतल जो है वो 10 रुपए की बोतल आप बेचते हैं। मतलब रिटेल में तो वो 20 रुपए की बिकती है, 1 लीटर वाली 20 रुपए की बिकती है। तो मेरे दिमाग में ना एक ये क्वेश्चन आया कि यार पानी इतना महंगा क्यों है? तो और ये पानी क्या ऑस्ट्रेलिया से आता है? ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी तो पानी क्या ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, और इतना महंगा क्यों है? 20 रुपए का पानी 1 लीटर, बताओ। लोग तो प्याऊ लगा के फ्री में पिला रहे हैं। तो मैंने क्लाइंट से पूछा, बोले सर पानी की तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। बोले पानी तो कानोता के बोरवेल का ही है, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी आएगा। उनकी बोतल की कॉस्टिंग आती है, जो पानी की बोतल होती है ना, उसकी कॉस्टिंग आती है। मैंने कहा बोतल कैसे बनाते हो आप? बोले सर फैक्ट्री आओ आप, तब समझ में आएगी। तो वो क्या करते हैं, देखो बोतल बनाने के लिए वो प्लास्टिक खरीदते हैं। प्लास्टिक का एक छोटा सा ऐसा कैप सा आता है, छोटा सा टुकड़ा, जिसको वो पिट फोम बोलते हैं। प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा सा आता है, पिट फोम बोलते हैं उसको वहाँ पे। तो मैंने कहा इस छोटे से टुकड़े से इतनी बड़ी बोतल कैसे बनेगी? बोले सर ऐसे कैसे समझाऊं, आप फैक्ट्री आओ, आपकी आंखों से दिखाते हैं बोतल बना के। तो मैं पहुंच गया साहब उसके यहाँ पे। तो मैंने क्या देखा कि वो जो छोटे छोटे से कैप थे ना, एक मशीन के अंदर जा रहे हूँ, और इधर से बोतल निकल रही खटखट, और 1 सेकंड में एक बोतल बन रही। इधर से वो प्लास्टिक की कैप डल रही और इधर से बोतल आ रही दनादन। मैंने कहा वाह, ये क्या प्रोसेस है, ये कैसे बन पा रही है? तो मैंने कहा समझाओ मेरे को। तो उनका सर देखो ये जो प्लास्टिक का कैप ना, ये इसमें प्लास्टिक थोड़ा थिक है, ये जो ही डालते हैं इसके अंदर हीट आती है। हीट आते ही वो प्लास्टिक इसमें कन्वर्ट हो जाता है पानी में, पानी जैसा हो जाता है एकदम। और फिर इसमें बोतल के जैसी एक डाई है, सांचा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाई, जैसे ईंट बनाते हैं ना वैसी से। बोले वो पानी उसके अंदर जाता है और वहां नीचे तुरंत उसको ठंडक मिलती है, वो जम जाता है वापस और बोतल फेंकता जाता है। तो मैंने कहा ये प्लास्टिक जो है उसके सांचे के चिपकता नहीं क्या? बोले नहीं सर केमिकल लगे हुए रहते हैं, चिपकता नहीं है। तो मैंने कहा ये सांचा खराब तो होता होगा? बोला हाँ ये खराब हो जाता है सर, ये मान लो आप 1 लाख बोतल बनेगी, फिर हमें सांचा चेंज करना पड़ता है, दूसरा लाना पड़ता है। तो मैंने कहा इसका मतलब आप बहुत सारी डाई खरीदते रहते होंगे? बोला हाँ खरीदते हैं। मैंने कहा फिर ये खराब हो जाता है उसका क्या करते हो? तो सर फिर लोहे के भाव में कचरे में बेच देते हैं, कबाड़ों को बेच देते हैं, और क्या करेंगे। कहानी समझ में आ गई क्या? उसने 2 लाख रुपए की डाई खरीदी, एंट्री बोलो क्या करोगे? बताओ, कहानी सुन रहे थे। क्लाइंट ने जो एंट्री कर रखी थी वो क्या कर रखी थी वो सुनो। उसने कर रखी थी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक।
उसने मशीनरी को डेबिट कर रखा था कि भाई मशीन आई। क्या ये मशीन है? मशीन का पार्ट थोड़ी है, ये तो कंज्यूमेबल आइटम है जो कंज्यूम कर रहे हो, बाद में खराब हो जाएगा। तो बताओ ये आएगा तो होना चाहिए कि पूंजीगत? ये तो आयगत खर्चा है ना। और क्लाइंट ने क्या कर रखा था? पूंजीगत। पूरी बैलेंस शीट P&L चेंज। तो मैंने कहा ये तुमने इसको प्लांट एंड मशीनरी में क्यों डाल रखा है? तो कंज्यूमेबल आइटम है, तो खर्च हो रहा है, इससे कौन सी तुम्हारी संपत्ति जनरेट हो रही है? बताओ। आप अपने घर पे कलर पेंट कराते हो, आयगत है कि पूंजीगत है? तो फिर कलर पेंट ही तो हो रहा है, डाई और क्या है? उसको उठा के बाहर फेंक रहे हो, मशीन की वैल्यू बढ़ रही है क्या उससे? मशीन की कोई वैल्यू बढ़ रही है? कुछ नहीं हो रहा। ये तो रूटीन का काम में आने वाली चीज है। और उसने प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर रखा था, और उससे पहले जो सीए थे उन्होंने उसको ओके भी कर रखा था। प्रोडक्शन में काम आ रही है तो हर चीज मशीन थोड़ी हो जाएगी। प्रोडक्शन तो रॉ मटेरियल से भी बनता है, ये शर्ट बनता है कपड़े से, तो कपड़े को मशीन मान लोगे क्या? नहीं समझे? तो मैंने जब उससे पूछा तो मेरे समझ में आई, अगर मैं मान लो उसकी फैक्ट्री विजिट नहीं करता और मैं फोन पे ही पूछता कि भाई साहब ये डाई जो आई हुई है क्या चीज है, तो वो मेरे को क्या जवाब देता? सर ये मशीन में लगता है। मैं कहा क्या काम आती है? बोले बोतल बनती है इससे। तो मैं क्या मान लेता? मशीन का पार्ट है। तो बताओ गलती कर देता नहीं कर देता? इसलिए किसी भी क्लाइंट की ऑडिट करने जाओ, पहले उसके बारे में समझो, उसके व्यवसाय को समझो, उसकी जानकारी लो कि ये किस तरीके का काम होता है। बात समझ में आ रही है? अभी देखो हम लोग इतने सारे कोर्स क्यों नहीं कराते? बताओ, किसी भी इंस्टीट्यूट में चल जाओ, जो भी वैकेंसी आती है वो कोर्स चालू कर देते हैं, चाहे वो कांस्टेबल और चाहे वो कांस्टेबल वाला जूनियर अकाउंटेंट भी करा रहा है। तो हम क्यों नहीं करते? अरे हमें मालूम है, हमें आता ही नहीं। तो सर कौन से मालिक ही पढ़ाते हैं? सारे फैकल्टियां रख लो, पढ़ा दो, ये कचरा काम है, ये सब कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। तो नहीं करते। पहले चीजों को समझो तो सही कि इसका अर्थ क्या है। अब बात आती है कि आपने कह दिया ऑडिट करने से पहले क्लाइंट के बिजनेस का क्या करो? नॉलेज दो। तो बात यह है कि नॉलेज लूं कहां से? आप खुद सोचो, आपको व्यापार का ज्ञान कहां से मिलेगा? किसी क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हो आप, उसके व्यवसाय को जानना चाहते हो, जानकारी का स्रोत बताओ। जानकारी कहां से जुटाएंगे? एक तो सिकंदर ने आइडिया दे दिया कि सर वहां जाके विजिट करो। तो एक स्रोत क्या हो गया? नियोक्ता के कार्यालय का भ्रमण करके, कि वहां पहुंचो, फैक्ट्री है और है, वहां देखो कि काम कैसे हो रहा है। और बताओ। हाँ, एक ये बात भी सही की कि सर कोई ऐसा थोड़ी है कि वो आपके क्लाइंट की मोनोपोली है, और भी तो मार्केट में वैसा काम कर रहे होंगे, और आपके पास हो सकता है पहले से उसी जैसे क्लाइंट की ऑडिट हो, तो आपका ये विगत अनुभव भी काम आते हैं कि आपको पहले से क्या है? अनुभव है। समझ में आ रहा है? और बताओ, और सोचो, नॉलेज कहां से लें? है गूगल, बिल्कुल सही है, इसमें बुराई क्या है भाई? कई चीजें हमको गूगल से भी ढूंढते ही हैं, मैं भी ढूंढता हूँ, कई चीजें मुझे भी नहीं मालूम होती, हम भी सर्च करते हैं भाई क्या चीज आ गई है नया, क्या ये क्या है, इसकी जानकारी लें। तो ये गूगल वगैरह जो है, इसको मैं शॉर्ट में क्या बोल दूं? मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ठीक है, इन सबको पढ़ो। पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। और बताओ, और सोचो, क्लाइंट के बिजनेस की मीटिंग्स हुई होंगी। मीटिंग्स की क्या बनती है? मिनट बुक्स यानी सूक्ष्म पुस्तिका, उसको पढ़ लो। कहीं क्लाइंट अपनी खुद की एनुअल क्या छापते हैं? पब्लिकेशंस, वार्षिक रिपोर्ट भी छापते हैं, उसमें अपने बारे में सारी डिटेल बताते हैं। मैं परसों की बात बताता हूँ, मेरे क्लाइंट के 70 करोड़ का टर्नओवर हुआ। तो सर मार्च चल रहा है, बोले सर कितना टैक्स भरवाओगे? तो मैंने कहा एक काम करो, 70 करोड़ के टर्नओवर पे तुम 2% प्रॉफिट मान लो। तो 1,40,00,000 का प्रॉफिट है, अब 42 लाख रुपए का टैक्स भर दो। इतना सुनते ही उसके 440 वोट का करंट लगा। सर आप मरवाओगे मेरे को, 40 लाख रुपए का टैक्स भरूं? मैंने कहा सर 70 करोड़ का टर्नओवर किया है, आप बताओ मार्जिन क्या आपका? तो सर हमारे तो 10-15% बचते हैं। मैंने कहा मैं तो 2% दिखा रहा हूँ।
अरे सर तो क्या ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां सब ऐसा करती हैं, ये कोई कुछ नहीं करते ये सब। मैं कोई ज्ञान देने लग गया। मैं कहा एक बड़ी कंपनी का नाम बताओ। वैसे सर रिलायंस वाला करता है ऐसा। मैंने कहा रिलायंस तो लिस्टेड कंपनी है, उसकी तो बैलेंस शीट भी अंडर सब गूगल पे है। मैंने उसके सामने गूगल पे सिर्फ इतना सा टाइप किया, रिलायंस बैलेंस शीट, आप करके देख लेना। बाकायदा उनकी एनुअल रिपोर्ट निकाली, उसमें बताया उसने रिलायंस ने 18,500 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। मैंने कहा देख लो इतना टर्नओवर है, और उसने 8% प्रॉफिट दिखाया है, तो 2% दिखा रहा है। तो वो ठंडा हुआ। मैंने कहा भैया भरो टैक्स, रहो रिलैक्स। टैक्स तो भरना ही पड़ेगा ना यार, तुम 10 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तुमसे 50 लाख नहीं दिए जा रहे गवर्नमेंट को, तो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। तो उसको समझाया, तब वो उसके समझ में आई बात। तो कई बार क्या होता है, हमको भी डेटा कहाँ से मिलते हैं, पब्लिकेशन से। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपने बारे में सब कुछ छापती हैं कि हमने ये बिजनेस किया है, हम इस तरीके का काम करते हैं, हमारा ये सेगमेंट है, हमारे ये टर्नओवर रहते हैं, हमारे ये प्रॉफिट रहते हैं। तो आपको वहां से भी नॉलेज मिल सकता है। और एक सबसे आसान तरीका है कि क्लाइंट के साथ बैठ के क्या करो, डिस्कशन करो, बातचीत करो कि भाई कैसे काम होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है। बात समझ रहे हो। अभी देखिए हम पहले जैनिथ में ही पढ़ाते थे, मैं फर्स्ट ग्रेड पढ़ाता था वहाँ पे। तो वहाँ हमारे एक स्टाफ है, वो टाइपिंग वाइपिंग इन सब के लिए रखते हैं, तो श्याम जी नाम है उनका। तो ये हम लोग पढ़ाते थे, तो उसने कहा सर मेरी वाइफ जूनियर अकाउंटेंट बन सकती है क्या। मैंने कहा क्यों नहीं बन सकती भाई। उसने कहा बन सकती है, तो मैंने कहा क्यों नहीं बन सकती, इसका जवाब दे। और सर मेरी एक बच्ची भी है, वो घर का काम करेगी, बच्ची को संभालेगी, या जूनियर अकाउंटेंट बनेगी। मैंने कहा साल भर तू संभाल ले बच्ची को, साल भर घर का काम तू कर ले, उसको फ्री छोड़। पूरी जिंदगी तो लड्डू तेरे को ही खाने हैं, क्योंकि अब वो दूसरे को तो देगी नहीं कमा के, पति तो तू ही रहेगा। और ये ऑप्शन भी नहीं होता कि चेंज कर लो, ऑप्शन थोड़ी होता है ये, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता आपको कि नहीं ये थोड़ा समझ में कम आ रहा है, वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक, वो तो वही रहेगी। तो उसके बाद समझ में बैठ गई। मालूम उसने मेरे कहने पे क्या किया, अपना घर छोड़ दिया, किराए पे आके रहा, अपनी वाइफ को ले आया जहाँ हमारा इंस्टीट्यूट में क्लास चलती थी, और उसको डेली क्लास में भेजता था। और उसने पूरी डेडिकेशन के साथ लेडीज ने पढ़ाई करी, तो तैयारी भी हो गई, अब एग्जाम देंगी, सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो पहले चीज़ों को जब तक आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो नॉलेज मिलेगा कहाँ से। तो ये देखो क्या कह रहा है स्टेप 2, कि आपको क्लाइंट के बिजनेस का क्या करना है, नॉलेज लेना है। अब मैं आपको स्टेप 2 के रिगार्डिंग एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कराने जा रहा हूं, ऐसे 315। स्टेप 2 का ऐसे का नाम क्या है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 315। बच्चों ऐसे 315 का नाम है आइडेंटिफाइंग एंड assessing, identify and assessing risk of, identifying and assessing risk of material misstatement through understanding business, its environment and internal control system। ये ऐसे 315 का नाम है। चलो नाम से मुझे ये बताओ क्या समझे, नाम से क्या समझ रहे हो आप बताएं जनाब। हिंदी में बोलूं या समझ गए। आंतरिक नियंत्रण तंत्र, व्यवसाय और उसके वातावरण की समझ के माध्यम से महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की जोखिम को चिन्हित करना, यानी कि पहचानना और उसका निर्धारण करना। ये समझ में आ गया। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे केवल इतना सा है कि हम व्यवसाय का ज्ञान क्यों ले रहे हैं, बिजनेस का ज्ञान क्यों ले रहे हैं।
मेरा क्वेश्चन है क्यों? बताओ ऑडिटर बिजनेस का ज्ञान क्यों ले रहा है? बिल्कुल, क्यों ले रहा है वो? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की, महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की जोखिम को, महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की जोखिम को पहचानने एवं निर्धारित करने हेतु, पहचानने एवं निर्धारित करने हेतु हम बिजनेस का नॉलेज क्यों ले रहे हैं बताओ? ताकि हमें महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की क्या मालूम चल सके, जोखिम मालूम चल सके कि हम इससे रिगार्डिंग हमारी जोखिम क्या है। समझ में आ रहा है? ये क्या होती है महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की जोखिम? महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की जोखिम क्या होती है, बता सकते हो? नहीं मालूम? चलो आपको एक नया ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको बीच में ही छोड़ के। है ऐसे 315 में ही आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है अंकेक्षण जोखिम, ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क, अंकेक्षण जोखिम, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? आगे बेटा सुन, क्या होती है जोखिम? पहले तो बताओ जोखिम होती है या नहीं होती? होती है। ऑडिटर के साथ रिस्क तो है। क्या होती है रिस्क? ऑडिट रिस्क क्या है बताओ? ऑडिट रिस्क का अर्थ बताओ, किसको कहते हैं आप ऑडिट रिस्क? सोचो एक बार, खुद अपना दिमाग लगाओ और बताओ। अच्छा, ये कह रहे हैं साहब उसने जो राय दी और जो वास्तविक स्थिति है उसमें अंतर है। मतलब घुमा फिरा के आप ये कहना चाह रहे हो गलत रिपोर्ट दे दी उसने, ये तो कहना चाह रहे हो? तो ये रिस्क है, ये रिस्क है। अब ध्यान से सुनना, मैं रिस्क का अर्थ क्या बता रहा हूं। ऑडिट रिस्क क्या होती है? बहुत टेक्निकल है, ध्यान से समझना। अंकेक्षक द्वारा, अंकेक्षक द्वारा अनुचित, इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि गलत और सही नहीं होता है, गलत राय राय होती है, कोई गलत और सही नहीं होती, उचित या अनुचित होती है कि जहां जो बोलना चाहिए था वहां नहीं बोले, कुछ और बोल गई, तो ये इनअप्रोप्रिएट बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? इनअप्रोप्रिएट। रॉन्ग नहीं बोल सकते आप इसको, इनअप्रोप्रिएट बोलेंगे कि जहां जो बोलना चाहिए था वहां वो आप बात नहीं बोले। ऐसा होता है क्या? होता है। कई बार हम कहीं पे कुछ बोल देते हैं पर हर जगह हर चीज सुटेबल नहीं होती। नहीं समझे? जैसे मैं आपको बात बताता हूँ साहब, शायद मैंने किस्सा पहले भी सुनाया था। मेरा एक दोस्त है, उसके पिताजी शांत हो गए। तो शांत हो गए तो जाते हैं लोग, भाई किसी के पिताजी मर गए, जाना चाहिए आपको। सुनाया था आपको? नहीं नहीं, पॉलिसी नहीं। तो साहब मेरे दोस्त के पिताजी शांत हो गए। अब मैं देखो सामाजिक आदमी हूं नहीं, मैं व्यापारिक आदमी हूं, तो व्यापारी आदमियों को समाज का ज्यादा ज्ञान होता नहीं, तो मुझे ये मालूम नहीं था यार वहां जाके बोलना क्या है, क्या करना है। तो मनीष सर ने मुझे ज्ञान दिया कि देख ऐसे नहीं होता, तू वहां जा और तेरे दोस्त के कंधे पे हाथ रखना और ये बोलना कि यार इस घटना का हमें बहुत दुख है, और वो तेरे पिता ही नहीं थे, पूरे गांव के पिता तुल्य थे, हमें बहुत खेद है। मनीष सर ने मेरे को रटवा दिया और मैं रट के चला गया। वहां गया, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसको कहा कि भाई ये तेरे ही पिता नहीं थे, हमारे पिता तुल्य थे, पूरे गांव के पिता तुल्य थे, हमें इसका बहुत दुख है। तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसने मेरे गले मिला, बोले यार तू मेरा सच्चा दोस्त है, थैंक यू। तो ये चीज मैंने रट ली कि कहीं भी कोई मर जाए ये बोल दो
एक मेरे दोस्त की बीबी मर गई थी, समझ रहे हो। अब हमने तो सब रट ली, अब आपको आगे बताऊं कि समझ गए। तो साहब वही बात बोल दी मैंने तो कि भाई तेरी बीबी नहीं थी, ये पूरे गांव की बीबी तुल्य थी। तो साहब वहां से जूते पड़ने शुरू हुए, और मेरे आज तक समझ में आई कि मैंने गलती क्या कर दी। मैंने मनीष को कहा यार एक बार तेरी रटी हुई बात मैंने कही तो वहां तारीफें मिली, अब तो जूते पड़ गए। मनीष ने कहा अरे बेवकूफ, हर जगह हर चीज थोड़ी चलती है। तो राय कभी गलत और सही नहीं होती, अनुचित या उचित होती है, कि जहां जो कहना था वहां वो नहीं कहा आपने। तो अंकेक्षक द्वारा अनुचित राय व्यक्त करना ये जोखिम है, लेकिन आगे ध्यान से सुनना। अंकेक्षक द्वारा अनुचित राय व्यक्त करना जब वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन हो। महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन तो अपन खूब पढ़ चुके हैं। जब वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन हो, ये लाइन समझ गए क्या? समझ गए? ये बच्चा बताएगा बेटा क्या समझे, हाँ बताओ क्या समझे। बोर्ड में लिखा हुआ है, देख के बता दो क्या समझे। नहीं, वित्तीय विवरण में क्या है ये बताओ। महत्वपूर्ण मिथ्या बनाना, गड़बड़ घोटाले हैं। मुझे राय कैसी देनी चाहिए थी? मर्यादित संशोधित देनी चाहिए थी, और मैं मर्यादित या संशोधित दूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बोलना चाहिए था वो बोले आप, तो इसमें अनुचित का है। तो बताओ ये जोखिम कब होगी? जब मर्यादित की जगह संशोधित स्वच्छ राय व्यक्त हो कि साहब मुझे राय तो देनी चाहिए थी मॉडिफाइड, लेकिन मैंने राय कैसी दे दी? क्लीन। ये है अंकेक्षण जोखिम। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये जोखिम क्यों हो गई? फर्क क्या पड़ेगा बताओ, क्या फर्क पड़ेगा? इसका भी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मेरा एक स्टूडेंट था शिव कुमार के नाम से, मैंने शायद क्लास में पहले भी बताया था आपको। और वो मेरे पास में सीए कर रहा था। अच्छा लड़का था, मेहनती था, पढ़ाई भी करी उसने, और वो सीए बन गया। सीए कर रहा था, सीए बन गया, मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है। फिर साहब सीए बन गया तो घर वाले भी अपनी ड्यूटी पूरी करें, उसकी सगाई तय की बातें शुरू हुई। कोइंसिडेंस देखो कि उसकी सगाई जो हो जहां बातें चल रही थी, वो सेठ जी मेरे गांव के थे। तो सेठ जी ने लड़की का बाप क्या बहुत खोज निकालता है तो ये लड़का कहाँ पढ़ा क्या पढ़ा। तो उसको मालूम चला कि साहब ये तो उनसे पढ़ा हुआ है। तो मेरे पापा को फोन किया इन्होंने, गांव के तो जानते हैं एक दूसरे को, कि भाई आपके बेटे से पढ़ा हुआ है, मेरे को उससे मिलना है। तो पापा ने मेरे को बोला, तो मैंने कहा बुला लो ऑफिस, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो आए, मिठाई उठाई लेके आए। फिर मेरे को बोला बेटा देखो अपनी बच्ची है और उसका संबंध कर रहे हैं, और ये फोटो दिखाई, बोले ये लड़का है। वो फोटो देख के पहचान गया। मैंने कहा तो मेरा स्टूडेंट रहा, मैंने कहा इसीलिए तो आया हूँ आपके पास। अब आपकी क्या ओपिनियन है आप बताएं, आपके हिसाब से आपके क्या विचार हैं? मैंने कहा उत्तम विचार है जी, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, सीए है ये, और तभी तो सीए बनाए। तो बोले संबंध कर ले। मैंने कहा मत चुक चौहान, मौका मिल रहा है, कर लो संबंध। संबंध हो गया साहब। उसके 2-4 महीने बाद में वो फिर आए, मेरे पापा को फोन करे, बोले साहब आपका बेटा सही आदमी नहीं है, हमें फंसवा दिया उसने। फंसवा दिया? मेरे पापा ने मेरे को डांट दिया, अरे तू ऐसे उल्टे सुलटे काम क्यों करता है? मैंने क्या कर दिया? बोले उस बच्चे की जिंदगी क्यों खराब कर रहा है तू? अरे मैंने क्या कर दिया? बोले वो तेरे से फिर मिलना चाहते। मैंने कहा बुलाओ, आपके मिठाई नहीं लाए?
आए ऑफिस में, बोले यार सीए साहब ये गलत किया आपने, बताओ आपने ऐसे लड़के के साथ हमको फंसवा दिया, ठीक है, उसके माँ बाप पैसों के लालची हैं, वो लड़का भी ड्रिंक करता है, ये वो। तो मैंने कहा साहब उसके माँ बाप मेरे पास पढ़ने नहीं आते थे, मुझे क्या मालूम सिकंदर के पापा कैसे हैं, इसकी मम्मी कैसी, मुझे क्या मालूम। और रही बात ड्रिंक की, क्लास में कभी पी के नहीं आता था, क्लास में तो पी के आता नहीं था। अब तुम बाहर जाके पियो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो ओपिनियन आपके लिए अच्छी रहेगी। तो क्या होता है बच्चों, गलत ओपिनियन दी जा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, पर जोखिम है, क्योंकि सामने वाले ने देखो मेरे को टारगेट करना शुरू कर दिया। यहाँ जोखिम क्यों हुई, क्योंकि मैंने राय कैसी दे दी, स्वच्छ, तो लोग मेरी रिपोर्ट पे क्या करेंगे, ट्रस्ट, और उस कंपनी में पैसा निवेश कर देंगे, और कंपनी तो फ्रॉड थी, कंपनी में तो क्या थे, महत्वपूर्ण मिथ्या बंधन थे, और उसका पैसा डूबेगा तो वो मेरी गर्दन पकड़ेंगे। इसको कहते हैं अंकेक्षण जोखिम। हाँ, अगर पता ही नहीं हो, आपने सद्भावना में काम किया, तो जोखिम तो है, जोखिम तो है, पर आप उत्तरदायी नहीं होंगे। दो अलग अलग चीजें हैं ना, जोखिम होना और उत्तरदायी होना। जानबूझ के करो तो उत्तरदायी हो। ये बात समझ में आ गई क्या सबके? एक चीज पूछ रहा हूं बच्चों, मुझे बताना, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अंकेक्षक द्वारा अनुचित राय व्यक्त करना, अंकेक्षक द्वारा अनुचित राय व्यक्त करना जब वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन ना हो। अंकेक्षक द्वारा अनुचित राय व्यक्त करना जब वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन नहीं हो। बताओ क्या समझे? मुझे राय कैसी देनी चाहिए थी, स्वच्छ, मुझे राय कैसी देनी चाहिए थी, स्वच्छ, पर मैंने दे क्या दी? क्या ये जोखिम है? नहीं, यही समझाना है, ये अंकेक्षण जोखिम का भाग नहीं है। अंकेक्षण जोखिम में निम्न शामिल नहीं है, अंकेक्षण जोखिम में निम्न शामिल नहीं है। समझ गए? यहां पर कैसी राय देनी चाहिए थी आपको, स्वच्छ, पर दे कैसी थी, संशोधित। सर गलत बात तो करी ना आपने, कोई आदमी शरीफ है उसको गुंडा बता दिया आपने। पहली बात तो मुझे कोई ऐसे बताने देगा नहीं, प्रैक्टिकली कभी ऐसा होगा ही नहीं। भैया आपकी मैं रिपोर्ट उल्टी सुल्टी दे दूं तो आप क्या बोलोगे, सर किस आधार पे दे रहे हो? तो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हो गया तो ये गलत बात है, पर जोखिम नहीं है, क्योंकि लोग अलर्ट हो जाएंगे तो उनका नुकसान ही नहीं होगा, तो वो मेरे को टारगेट क्यों करेंगे? ये गलत बात है, लेकिन जोखिम नहीं है। ये गलती करते हैं बच्चे कि जब भी अंकेक्षण जोखिम का बात आती है तो क्या कहते हैं, गलत रिपोर्ट देना। अरे गलत रिपोर्ट कौन सी? तो आप जब भी आ जाए कि अंकेक्षण जोखिम क्या है, तो क्या बोलोगे, अनुचित राय देना जब वित्तीय विवरण में क्या थे। ये लाइन अगर आपने आगे की नहीं लिखी तो कोई मतलब ही नहीं है आपका बोलने का। बोलो समझ में आ गया? आप तो इसको ऐसे समझो, ये बच्चे से पूछ लेते हैं, बेटा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, आपकी कोई गलती नहीं थी फिर भी आपके पापा ने डांट दिया? डांट देते हैं, कोई गलती नहीं है फिर भी डांट देते हैं सर। तो आपके मन में टिस है इस बात की कि एक बार जूनियर अकाउंटेंट बन जाऊं, चुन चुन के बदला लूंगा। लेंगे आप? इग्नोर कर रहे हो, कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, बैंकर आपको लपकार रहा है, और जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो, क्यों? सर बड़े हैं, डांट देते हैं, क्या बड़ी बात हो गई इसमें? बताओ है कि नहीं है? मेरे पापा का तो रोज का ही काम है ये।
अब मेरे पापा क्या है, उनको सुनता कम है, थोड़ा सुनना कम हो गया, उम्र हो गई ना, तो सुनना कम हो गया। अब सुनना कम हो गया तो वो बोलते भी धीरे धीरे ही हैं, कहीं तो जोर जोर से बोलने लग जाते हैं। अब खाना खा रहे हैं, मान लो उनको खाने में कोई चीज़ मंगवानी है, हॉल में बैठे हैं, सोफे पे बैठ के खाना खा रहे हैं, और ऐसे आवाज़ लगाएंगे मेरी वाइफ को कि बेटा ये एक बार थोड़ी दाल हो ले आना। जो मैं बाजू में बैठा हूं उनके, मुझे नहीं सुनाई दे रही, किचन में सुनाई दे देगी आवाज। फिर दूसरी आवाज आएगी ना, वो आएगी चिल्लाते हुए, अरे तुमको सुनाई नहीं देता? 2 बार बोलना पड़ेगा मेरे को? कितनी देर से बोल रहा हूं दाल लेके आओ। मेरे भाई को सॉरी पापा कभी लेके आते। कई बार तो तिल मिला जाती है वो भी, अरे तुम्हारे पापा का क्या करूं? मैं कहा जो तू तेरे पापा का कर सकती है वो तो मेरे पापा का कर। बोला हाँ ये बात भी सही है। मैं कहा 60 की उम्र के बाद में बूढ़े बच्चे हो जाते हैं, तो जैसे बच्चों की गलतियां इग्नोर करते हैं वैसे बड़ों की गलतियां भी क्या करो, इग्नोर करो। ये कोई जोखिम थोड़ी है। एक ऑडिटर ने गलत राय दी है, सामने वाले को मर्यादित कर दिया, संशोधित कर दिया, फिर भी ये जोखिम है नहीं है। ये गलत बात है पर जोखिम नहीं है। बोलो समझ गए? क्लियर है? दूसरी बात, बच्चों व्यवसाय की जोखिम को कभी भी अंकेक्षण जोखिम मत समझ लेना। बिजनेस रिस्क अलग होती है और ऑडिट रिस्क अलग होती है। समझ रहे हो? सर कैसे? सब मैंने मैगी की ऑडिट करी। मैगी तो खाई है आपने? मैगी नूडल्स खाए ना आपने? मैगी की मैंने ऑडिट करी और बढ़िया बिजनेस चल रहा था, सब कुछ सही काम था। मैंने ओपिनियन क्या दे दी? ट्रू एंड फेयर। थोड़े दिन बाद में अखबारों में न्यूज आई कि साहब मैगी के मसाले में क्या है, लेड है, जो स्वीट पॉइजन है, और साहब सबने बैन कर दिया और उसको करोड़ों का स्टॉक फेंकना पड़ा। और बाबा रामदेव मौके पे चौका मार के आटा नूडल्स ले आया। वो तो ऐसे ही करता है, कोरोना में कोरोना की दवा ले आता है। जो ही मैगी की न्यूज आई आटा नूडल्स ले आया। बोले इन विदेशी कंपनियों से दूरी बनाओ, देशभक्ति अपनाओ, ताकि मैं तो पैसे वाला बनूं। तो आंख मिचका के बाबा अपना काम कर लेता है। तो यही है बाबा रामदेव की कहानी। तो साहब बाबा ने नूडल्स निकाल दी, आटा नूडल्स। अच्छा ये बताओ, मैंने मैगी की जो ऑडिट रिपोर्ट दी वो मैंने दी ट्रू एंड फेयर। क्या वित्तीय विवरण में मिथ्या वर्णन थे? नहीं थे। अब लोग मुझे टारगेट करें, सर आपने क्यों नहीं बताया कि मसाले में एलईडी था? मैं कहा अकाउंट्स में उसकी कोई एंट्री नहीं होती कि एलईडी अकाउंट डेबिट टू मसाला। ये कोई एंट्री होती है क्या भैया? वो बिजनेस की रिस्क है। जिसका बिजनेस आज आसमान पे है वो कल धरातल पे आ सकता है, और जो धरातल पे है वो आसमान पे पहुंच सकता है। उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं, हम भविष्य की गारंटी नहीं देते। इसको आप अंकेक्षण जोखिम नहीं कहेंगे। हाँ तो ऑडिटर पे थोड़ी केस हो रहा है। ऑडिटर पे कहाँ केस हो रहा है? वो तो अडानी की बात हो रही है भाई। हिडन वर्क पहली बात ऑडिटर नहीं है। हिडन वर्क कौन है? शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो शेयर मार्केट में काम करती है, और एक रिसर्च एजेंसी है, उसने रिसर्च करके मार्केटिंग के बारे में बताई है। हाँ नहीं थे फिर भी मैंने गड़बड़ बोल दिया कि गड़बड़ है। बिल्कुल नहीं था। हाँ ये बात, इस बच्चे ने कहा आपने तो उसकी प्रतिष्ठा गिरा दी, तो वो मेरे ऊपर मानहानि का केस करेगा। मानहानि का केस के बारे में मैं आपको केस डिसीजन बता चुका हूं। अंकेक्षक के विरुद्ध मानहानि का दावा तभी किया जा सकता है जब उसने द्वेष भावना से किया हो, जब उसके पास इस तथ्य के कोई आधार नहीं हो। तो अगर नहीं होंगे और देश भावना से किए तो मुझे भुगतना भी पड़ेगा। पर वो ऑडिट रिस्क मेरे एंगल से हुई ना, पब्लिक के लिए कहां हुई? और यहां पर कौन टेंशन में आ रहा है? यहाँ पब्लिक टेंशन में आ रही है। तो ऑडिट रिस्क का मतलब समझ गए कि जब अंकेक्षक द्वारा अनुचित राय दी जाए, और राय भी कब? जब वित्तीय विवरण में क्या हो? मिथ्या वर्णन। बोले टॉपिक समझ में आ गया क्या? अब सुनो, अंकेक्षण जोखिम कितने प्रकार की होती है? अंकेक्षण जोखिम कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों ऑडिट रिस्क 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है रिस्क
ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की जोखिम, महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की जोखिम। और एक होती है बच्चों डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, खोजी बोल दो या पकड़ बोल दो, खोजी या पकड़ जोखिम। तो अंकेक्षण जोखिम दो प्रकार की होती है, एक महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की जोखिम और एक खोजी जोखिम। समझ गए? इसलिए ऐसे 315 में है, क्योंकि ऐसे 315 का नाम क्या है, व्यापार का ज्ञान लेके आपको ये जो जोखिम है, कौन सी जोखिम, महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की जोखिम, ये पहचाननी है। और महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की जोखिम किसका भाग है, अंकेक्षण जोखिम का भाग है। यहां तक की बातें समझ में आ रही है? अब महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की जोखिम जो होती है बच्चों, ये भी दो प्रकार की होती है। महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की जोखिम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, एक होती है अंतर्निहित जोखिम, अंतर्निहित जोखिम, और एक होती है नियंत्रण जोखिम, अंतर्निहित जोखिम और नियंत्रण जोखिम। अंतर्निहित जोखिम को अपन इंग्लिश में कहते हैं इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, और नियंत्रण जोखिम को अपन इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, और ये क्या कहते हैं अपन इसको, कंट्रोल रिस्क। ये समझ में आ रही है बातें? अब आप समझो अंतर्निहित जोखिम का मतलब क्या है। अंतर्निहित का मतलब क्या है कि कुछ ही कर लो, गड़बड़ है और गड़बड़ रहेंगी। सर ऐसा क्यों होता है? जब हम ये मान के चलते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वहां पर है ही नहीं। अगर सिस्टम ही नहीं है तो जोखिम सदैव रहेगी। बताओ रहेगी नहीं रहेगी? अभी आपके क्लास में एक बच्चा मेरे पास में लगातार 2-3 दिन से आ रहा है, ये कोई एग्जाम है EORO करके ऐसे कुछ, तो वो बड़ा विचलित सा हो रहा है उसका मन कि सर मैं EORO की तैयारी कर लूं, जूनियर अकाउंटेंट का तो मालूम नहीं क्या होगा, अभी रिजल्ट आएगा, फिर मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, CT का फिर उसके बाद दूंगा। देखो साहब, हम तो एक बात जानते हैं, मैंने बच्चों मेरे जीवन में सिर्फ एक ही डिग्री ली, कौन सी, CA की, और मैंने कभी कोई दूसरा काम देखा ही नहीं जब तक मैं पढ़ता था, बस उसी में लगा रहा। पास हुआ तो ठीक और फेल हुआ तो ठीक, लगा रहा जब तक बना नहीं, तो बन गए। एक ध्येय होना चाहिए। सिस्टम अगर आपका है ही नहीं, कहीं तो सोचते ही नहीं कि भाई क्या होगा, जो मंजूर खुदा होगा। अरे तो खुदा भी तो पूछेगा कि बोल क्या मंजूर करें तेरे लिए। समझ रहे हो? सिस्टम होना चाहिए। अब पर्टिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर आपका सिस्टम ही नहीं है, तो बताओ वहां जोखिम रहेगी नहीं रहेगी? गड़बड़ घोटाले होने की जोखिम रहेगी नहीं रहेगी? क्योंकि पर्टिकुलर क्या नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, कई लोग थोड़े से अलर्ट होते हैं, कई लोग थोड़े से अलर्ट होते हैं, सिस्टम भी होता है, अलर्ट भी होते हैं और सिस्टम भी होता है, लेकिन सिस्टम उतना प्रभावी नहीं होता जितना होना चाहिए। वे बच्चे पढ़ते भी हैं, उतने नहीं पढ़ते जितना पढ़ना चाहिए। तो बताओ जोखिम हुई कि नहीं हुई? तब भी गड़बड़ है, क्योंकि सिस्टम गलतियों को ढूंढ ही नहीं पा रहा, गलतियों को रोक ही नहीं पा रहा। तो ऐसा सिस्टम क्या काम का? तो बच्चों जोखिम यहां पे भी हुई। इन दोनों जोखिम में फर्क समझ में आ गया क्या? बताओ अंतर्निहित जोखिम क्यों हुई? क्योंकि पर्टिकुलर सिस्टम ही नहीं है। हो सकता है बाकी दूसरे पॉइंटों पे हो, पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिस्टम नहीं है। समझो? अब जैसे देखो, मैं आपको मेरी बात बताता हूं, आज से 25 साल बाद अगर मान लो कुछ मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो मैं जहां तक सोचता हूं मैं बीमार रहने लग जाऊंगा। मतलब कुछ ज्यादा तंत्र रहेगा नहीं,
सर ऐसा क्यों? देखो मैं बहुत जगह पे सिस्टम मेंटेन करता हूँ, बहुत काम भी करता हूँ, पर मैं एक चीज को लेके बहुत लापरवाह हूँ, हेल्थ को लेके। हेल्थ पे मैं कोई ध्यान नहीं देता, मैं कोई योगा नहीं करता, कोई प्राणायाम नहीं करता, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करता, कोई इवनिंग वॉक नहीं करता, कुछ नहीं करता। खाना पीने पे जो दे दो खा लेंगे, समोसे खा लिए, कचौरी खा लिए, कुछ भी खा लो, चल रही है गाड़ी। समझ रहे हो? तो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास सिस्टम ही नहीं है, तो जोखिम तो क्रिएट होगी। कईयों का क्या सिस्टम होता है, जैसे कई लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक करेंगे, साहब मनीष सर आ गए थे जो उसमें एक दिन मॉर्निंग वॉक करेंगे। तो ये जो सिटी वहां पे सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क में कई लोग आते थे मॉर्निंग करने वाले, सब आए और उनके हाथ जुड़े, सर आप रहने दो क्योंकि दिख तो रहे हो, बाद में दिखना ही बंद हो जाओगे, आपको जरूरत नहीं मॉर्निंग वॉक की, रहने दो। बात समझ रहे हो? कईयों के यहाँ सिस्टम ही नहीं होता, कईयों के सिस्टम होता है। जैसे मनीष सर से मैं प्रभावित हुआ, यार तो बढ़िया आदमी यार, योगा भी करता है, मॉर्निंग वॉक भी करता है, मैं भी करूंगा। बोला हाँ करना चाहिए। सुबह उठा, 2 दिन गया, तीसरे दिन वही ढोल और वही नगाड़े अपने। तो मैंने कहा काहेंगे मॉर्निंग वॉक, नहीं जाएंगे। तो सिस्टम था लेकिन क्या नहीं था बताओ? तो गलतियां कैसे ढूंढेंगे? गलती तो फिर भी रहेंगी। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं अपन? महत्वपूर्ण मिथ्याबंधन। भाई मिथ्याबंधन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सिस्टम नहीं है, और है तो प्रभावी नहीं है। ये बताओ सिस्टम को स्थापित करने बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये गलतियां किसकी वजह से हो रही हैं? ये जोखिम किसकी वजह से है? ये प्रबंधकों की वजह से। इसमें ऑडिटर का कोई रोल नहीं है। ये किसकी वजह से है? ये प्रबंधकों की वजह से है, क्योंकि सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी प्रबंधकों की है। ये प्रबंधकों की वजह से है। देखो आपकी और हमारी जो पढ़ाई है इसमें जोखिम है, पर जोखिम 2 एंगल से, एक आपकी वजह से और एक मेरी वजह से। आपकी वजह से जोखिम क्या है कि साहब हमने तो पढ़ा दिया पर आपने पढ़ा ही नहीं, और किसी ने पढ़ा तो भूल गए, उतना नहीं पढ़ा जितना पढ़ना चाहिए था। तो ये आपकी वजह से जोखिम। एक मेरी वजह से जोखिम है कि मैंने कोई चीज पढ़ाई नहीं। तो बच्चों ये जोखिम किसकी वजह से है? प्रबंधकों की वजह से। ये वाली जो जोखिम है डिटेक्शन रिस्क, ये किसकी वजह से है? ये अंकेक्षक की वजह से है। ये जोखिम किसकी वजह से होती है? अंकेक्षक की वजह से। सर कैसे? क्या मैं भगवान हूं? क्या मैं डिटेक्टर हूं? क्या यह संभव है क्या कि कुछ ना कुछ कपट, कुछ ना कुछ त्रुटि अंकेक्षक के खोजने में नहीं आएंगी? बताओ ये संभव है या नहीं है? कुछ ना कुछ कपट या त्रुटि अंकेक्षक नहीं खोज पाएगा, नहीं खोज पाएगा। इसको अपन क्या कहते हैं? डिटेक्शन रिस्क। अब बताओ समझ गए क्या? और ये तीनों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? अंकेक्षण जोखिम। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अंकेक्षण जोखिम कितने प्रकार की, तो 3 मत बोलना, 2। वैसे होती है 3। फॉर्मूला क्या बना दूं? ऑडिट रिस्क इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? अंकेक्षण जोखिम कहलाता है। ये एक फॉर्मूला है कि ऑडिट रिस्क इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। और वैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जोखिम कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, महत्वपूर्ण मिथ्याबंधन की और खोजी। महत्वपूर्ण मिथ्याबंधन की जोखिम कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, नियंत्रण और अंतर्निहित। ये समझ में आ गया क्या? पक्का? तो चलो तैयार हो जाओ एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। आप मुझे ये बताना, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं ना वो संबंध पूछूंगा। इन जोखिम में आपस का क्या पूछूंगा? संबंध पूछूंगा। संबंध में आपको आंसर देना है या तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष, या आपको आंसर देना है इनवर्स विपरीत। इनवर्स। अगर आप डायरेक्ट कह रहे हो तो इसका मतलब एक जोखिम ज्यादा है तो दूसरी जोखिम भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर आपका आंसर विपरीत दोगे आप
तो इसका मतलब है एक जोखिम ज्यादा है तो दूसरी जोखिम क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन बताओ। अंतर्निहित अंतर्निहित जोखिम एवं खोजी जोखिम में संबंध। अंतर्निहित जोखिम एवं खोजी जोखिम में संबंध बताना है बच्चों आपको, किन दोनों में कैसा रिलेशन है। इनहेरेंट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क में कैसा रिलेशन है, इनहेरेंट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क में कैसा संबंध है। आंसर दें, अपना दिमाग लगा लो आराम से और मुझे आंसर दो। और दोनों जोखिम मैं आपको समझा ही चुका हूं। अंतर्निहित जोखिम क्या होती है, जब सिस्टम ही नहीं है तो गड़बड़ होने की पूरे चांस है। खोजी जोखिम क्या होती है कि ऑडिटर कुछ कपट और त्रुटियों को ढूंढ ही नहीं पाएगा। अब इनका आपस में कनेक्शन तो है, इनका आपस में रिलेशन तो है, और वो रिलेशन आपको मुझे बताना है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। करें स्टार्ट? क्वेश्चन समझ गए सब? बताओ बेटा क्या राय है आपकी? इनवर्स, विपरीत। सिकंदर क्या राय है? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। आपकी क्या राय है? विपरीत, डायरेक्ट। हाँ बेटा, डायरेक्ट, इनवर्स, विपरीत, डायरेक्ट। आपके क्या विचार हैं? चलो, काफी लोगों के विचार ले लिए। आपने क्या कहा था? इनवर्स, विपरीत, और आपने कहा डायरेक्ट। इन दोनों से अपनी अपनी जो ओपिनियन दी उसका कारण पूछ लेते हैं। सिकंदर, आपने डायरेक्ट क्यों कहा? हाँ, सिस्टम है ही नहीं। हाँ, रिस्क ज्यादा होगी, बिल्कुल। तो ऑडिटर की भी ज्यादा होगी। इसका सोचना है सदा। आपका क्या सोचना था? चलो, आप समझा नहीं पा रहे। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है विपरीत, इनवर्स। इसका आंसर क्या है? विपरीत। अब आप कहेंगे सर कैसे? ये बच्चे को समझाते हैं। तैरना आता है? तैरना नहीं आता? ठीक है, ये बताओ डूबने के चांस ज्यादा किसके हैं? जिसको तैरना आता है उसके, या जिसको तैरना नहीं आता उसके? हैं? जिसको, थोड़ा जोर से बोल बेटा। किसके डूबने के चांस ज्यादा हैं? जिसको तैरना आता है उसके, या जिसको तैरना नहीं आता उसके? हाँ, ये कहे नहीं सर जिसको तैरना नहीं आता उसके, या जिसको तैरना आता है उसके। भाई आपको तैरना नहीं आता, आज तक तो डूबे नहीं आप। क्यों नहीं डूबे आज तक? अच्छा, पानी के पास गए नहीं, क्योंकि आपको मालूम है मौत है। आप अपने आप को क्या कर लिए? अलर्ट कर लिए। पर जिसको तैरना आता है ना, वो गहरे समुद्र में भी कूद जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ, और कई बार अटक जाएगा। हो सकता है ना? सेम कहानी यहां पर है। चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूं। गरीब का बच्चा सक्सेस होने के ज्यादा चांस है या अमीर के बच्चे का? सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे के आईएएस ऑफिसर बनने के ज्यादा चांस है, या जयपुर में कॉन्वेंट अंग्रेजी माध्यम से बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे के आईएएस ऑफिसर बनने के चांस ज्यादा हैं? बताओ ऐसा क्यों? और ये बात फैक्ट है। गरीब के बच्चे बनते हैं पढ़ लिख के बड़े। समझो, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस ऑफिसर बनता है, और कॉन्वेंट स्कूल वाले उनके यहाँ चपरासी लगते हैं। और ये फैक्ट है। अरे यार, मेरा आपके सामने उदाहरण, सरकारी स्कूल से पढ़ के सीए बन गया, और यहाँ जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे उनकी फाइलें मेरे पास है। जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरी क्लास में पढ़ते थे, ये सूर्यनगर गोपालपुरम मोड़ पे कई इधर के बच्चे थे जो यहाँ जयपुर के थे, मेरे दोस्त बन गए थे उस टाइम हम पढ़ते तब। आज उनकी फाइलें मेरे पास हैं। कोई सीए नहीं बना। और हम, जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती थी क्लास में, जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, मार बड़ी मुंह से निकल जाती थी, बच्चे हंसते थे हमारे ऊपर। आज हम सीए हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम था कि बेटा पढ़ ले,
तेरे पास और कोई जुगाड़ नहीं है। उनको क्या मालूम था, पिताजी की दुकान चल रही है, पढ़ लिए तो ठीक, और नहीं पढ़े तो ठीक, जाके बैठ जाएंगे। जब ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है तो बताओ वो सिस्टम का अध्ययन करेगा कि नहीं करेगा? सिस्टम का अध्ययन करेगा कि नहीं करेगा? और उसने सिस्टम का अध्ययन किया तो क्या पाया कि सिस्टम तो है ही नहीं। वो बताओ अलर्ट हो जाएगा या लापरवाह हो जाएगा? अलर्ट हो जाएगा। मेहनत ज्यादा करेगा कम करेगा? तो उसकी जोखिम क्या हो जाएगी? जहां मैनेजमेंट लूज है वहां ऑडिटर टाइट है। जहां मैनेजमेंट लूज है वहां ऑडिटर क्या होता है? टाइट होता है कि साहब यहां तो सिस्टम ही नहीं है, अपने तो अलर्ट हो जाओ भैया, ढंग से ऑडिट करो ताकि मेरी जोखिम क्या हो जाए? कम हो जाए। इसलिए इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स है। समझ गए? पक्का समझ गए क्या? चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दो। नियंत्रण जोखिम, नियंत्रण जोखिम एवं खोजी जोखिम में संबंध बताओ। नियंत्रण जोखिम और खोजी जोखिम में संबंध बताओ। बताओ प्रत्यक्ष की विपरीत। देवो बच्चों आंसर। नियंत्रण जोखिम में और खोजी जोखिम में संबंध बताओ, रिलेशन बताओ। प्रत्यक्ष, हाँ बताओ जी। प्रत्यक्ष, विपरीत, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। बच्चों इसका आंसर है विपरीत। आप अभी भी नहीं समझे बात, अभी भी नहीं समझा सिकंदर? और इसमें पर कैसा है? इसमें सिस्टम है पर कैसा है? कमजोर है। ऑडिटर सिस्टम का अध्ययन करेगा, वो देखेगा यहाँ तो सिस्टम ही हिला हुआ है, तो खुद अपने आप को क्या कर लेगा? अलर्ट कर लेगा। तो उसकी खुद की जोखिम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो समझ गए क्या? तो ये ध्यान रखो, ये जोखिम प्रबंधकों की वजह से है और ये जोखिम किसकी वजह से है? अगर ये जोखिम ज्यादा होगी तो ये जोखिम कम होगी। समझ लो? तो मैं लापरवाह होता। अगर इंटरनल कंट्रोल बढ़िया होता तो मैं क्या होता? लापरवाह होता। समझ लो मेरी बात? कैसे? मैं आपको बताता हूं। मेरी बेटी मुझे क्या कहती है मालूम है? कि पापा ये आपने मेरे को सीबीएसई बोर्ड में करा दिया, आप मेरे को कैम्ब्रिज बोर्ड में कराओ। उनके स्कूल में एक बोर्ड और चल रहा है, कैम्ब्रिज बोर्ड, फॉरेन एजुकेशन की बोर्ड है। मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों? बोले पापा हमको जो है ना स्कूल में जो क्लास है उसमें एसी नहीं है, और कैम्ब्रिज वालों के एसी है, क्योंकि वहां उनकी फीस 3 लाख रुपए साल की है, मैं मेरी बेटी की देता हूँ 80,000 रुपए साल की। मतलब वो खाली एसी में बैठने के चक्कर में उसमें जाना जा रही है। मैंने कहा बेटा तेरा बाप तो है ना छप्पड़ के नीचे बैठ के पड़ा हुआ है, जहां फर फर हवा चलती थी, पंखे नहीं होते थे, चौतरफा ओपन क्लास, और कई बार कुत्ते भेड़ बकरी आके पास में बैठ जाते थे, आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ। मैं कहा हम भी पढ़े। उसको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो एज ए पेरेंट्स आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे, पैसे कमाओगे, पेरेंट्स बनोगे, तो आप क्या चाहोगे कि आपके बच्चों को तकलीफ नहीं हो, पर उनको कमजोर मत बनो। अगर किसी को राजा बनाना चाहते हो तो उसको राजा की तरह जीना सिखाओ, उसको बताओ कि इसमें सेक्रीफाई भी करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है कि जहां मैनेजमेंट लूज है वहां ऑडिटर अलर्ट है, और जहां मैनेजमेंट सॉलिड है तो ऑडिटर क्या दिखता है? यहाँ तो सब कुछ क्या है? सही है। वो लापरवाह हो जाएगा और वो अपनी मेहनत करना क्या कर देगा? कम कर देगा। इसीलिए तो पैसे वाले लोग पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो लापरवाह हो जाते हैं। बोलो समझ में आ गई सबकी? ये चीज क्लियर है क्या सबकी? संबंध समझ में आ गया? अब देखो हमें क्या करना है। हमें इस जोखिम का समझ लेने के लिए व्यवसाय का क्या लेना पड़ेगा? ज्ञान। तो बिजनेस का ज्ञान हमें क्यों लेना पड़ रहा है? ताकि हम महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की जोखिम को पहचान सकें, उसे निर्धारित कर सकें और उसे जवाब दे सकें। समझ में आ रही बात?
स्टेप 2 पे आते हैं बच्चों। देखो स्टेप 2 क्या कह रहा है कि अंकेक्षक द्वारा नियोक्ता के व्यवसाय, उसके वातावरण की जानकारी प्राप्त की जाएगी, जिससे कि वो वित्तीय विवरण में जो महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन है उसकी जोखिम को पहचान सके। अब सब जानकारी कहां से प्राप्त करें, तो पहला क्वेश्चन जानकारी के स्रोत कि सब बिजनेस की जानकारी लेनी है, कहां से लूं, कहां से लेंगे, क्लाइंट के यहां पर क्या करो, विजिट करो। देखो जब तक अपने आंखों से जाके बिजनेस को नहीं देखोगे, उसको काम करते हुए नहीं देखोगे, आपके समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इसमें भी आपको हमारी आप बीती सुनाता हूं। ये बात सन 2008 की है बच्चों। हम लोग विद्यासागर में पढ़ाते थे, तो साहब खूब मेहनत भी करते थे, ऐसी बात नहीं है सीए के स्टूडेंट्स को, पर हमारे यहाँ से रैंक नहीं आती थी। बच्चे पास होते थे, ऑल इंडिया रैंक नहीं आती थी। एक बच्चे की रैंक आई थी, नाम था लीलाधर, मुझे आज भी नाम है उसका याद, और वो भी ऑल इंडिया रैंक नहीं आई थी, हमने ही बना दी रैंक खुद नहीं, कि वो जयपुर का टॉपर था। तो साहब हमने खूब पटाखे वटाखे फोड़े, ढोलक बजाए और बच्चे के माला में लाद दिया उसको और मिठाइयां बांट दी। हम भी खुश कि साहब जयपुर टॉपर मेरा स्टूडेंट है। तो हमारे जो इंस्टीट्यूट के ओनर थे उन्होंने हम सबकी मीटिंग बुलाई। बोले क्या कर रहे हो, बोले छोटी मोटी खुशी से नहीं होगा, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक चाहिए, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। मैंने कहा लास्ट वाली तो नहीं आ रही। तो बात सही थी, AIR तो हमने कभी देखा ही नहीं था। मैंने कहा सर बहुत मुश्किल है ऑल इंडिया रैंक देना, और हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इतने सारे शहर हैं, इतने सारे टीचर हैं और इतने सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से नंबर 1 लाना, ये तो बहुत मुश्किल टास्क है। मतलब कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने कहा आप गाइड कर दो। तो जो हमारे ओनर थे वो खुद भी चार्टेड अकाउंटेंट है, वो खुद भी पढ़ाते हैं, काफी इंटेलिजेंट पर्सन है। उन्होंने अध्ययन किया तो मालूम चला कि यार हमारे तरीके में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने देखा सबसे ज्यादा रैंक कहां से आ रही है। उन दिनों में सबसे ज्यादा रैंक आती थी चेन्नई से, और चेन्नई में गुंटूर करके एक जगह है, और गुंटूर में एक इंस्टीट्यूट है मास्टरमाइंड, उस इंस्टीट्यूट से सबसे ज्यादा रैंक आती थी। उन्होंने टिकट बनवाई गुंटूर की, वहां पहुंच गई और उसके इंस्टीट्यूट के ओनर से मिले। उनका कि साहब आप बच्चों को क्या घोट के पिलाते हो, आपके यहाँ से धनाधन रैंक आती है, हम खूब प्रयास करते हैं, हमारे रैंक ही नहीं आ रही। तो उन्होंने फॉर्मूला बताया हमको, काम करने का तरीका बताया। पहले तो पूछा कि आप कैसे काम कर रहे हो, मैंने कहा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बोले ये सब गलत कर रहे हो आप सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल उठाओ और ऐसे ऐसे पढ़ाओ, ऐसे मॉक टेस्ट लो। पहले मॉक टेस्ट ही नहीं लेते थे। मालूम चला कि भैया बिना टेस्ट के तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या आप क्या पढ़ गए, क्या गलती कर रहा है बच्चा, कैसे मालूम चलेगा, वो इंप्रूवमेंट कैसे करेगा। बोले कम से कम 4 से 5 बार टेस्ट लो तो बच्चों का इंप्रूवमेंट आएगा। हमने वो स्ट्रेटेजी अपनाई और पहली बार हमारे ऑल इंडिया की आई रैंक आई। उसके बाद तो हर बार की कहानी हो गई, एवरी ईयर हमारे यहाँ रैंक आती है। तो बताओ अगर हम जाते नहीं तो हमें ज्ञान आता नहीं। तो कई बार होता है आपको बिजनेस का ज्ञान चाहिए तो भ्रमण करना पड़ता है। प्लस जो भी आपके क्लाइंट है उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करो। जैसे कंपनी में लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, MOA, AOA, उसका अध्ययन करो तो मालूम चलेगा कि क्लाइंट क्या करता है क्या नहीं कर सकता। ज्यादा ही जरूरत हो तो क्लाइंट के साथ विचार विमर्श करो, डिस्कशन करो, मैगजीन्स पढ़ो, अखबार पढ़ो, नियोक्ता के खुद के पब्लिकेशंस होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह वो पढ़ो, उसकी सूक्ष्म पुस्तिका का अध्ययन करो। बोलो समझ में आ गया। ये जानकारी के स्रोत हैं, इनके माध्यम से आप जानकारी जुटाएंगे। अब जानकारी जुटाने के लिए इन्होंने एक बात कहा कि हमें किन किन चीजों की जानकारी जुटानी है। तो ये ऐसे 315 का नेक्स्ट टॉपिक आता है कि साहब व्यवसाय का मुझे ज्ञान तो लेना है, पर किस संबंध में मुझे व्यवसाय का ज्ञान किस संबंध में लेना है, मतलब मैं क्या जानना चाहता हूं। स्रोत तो मैंने आपको बता दिए, वो तो बहुत इजी से थे। अब मुझे क्या चीज की जानकारी लेनी है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मेरे पास में क्लाइंट आया JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, नाम सुना है आपने, जो सीमेंट बनाती है कंपनी JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड करके मेरे पास में क्लाइंट आया। उसने कहा सर आप हमारी ऑडिट करेंगे। समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ मैं किस चीज का ज्ञान लूं। JK लक्ष्मी सीमेंट के बारे में जानूं, उसके बाद बारे में जानना बाद में।
पहले ये बताओ वो काम क्या करता है। तो पहले सीमेंट इंडस्ट्री को समझो, क्लाइंट को बाद में समझना, पहले किसको समझो, सीमेंट इंडस्ट्री को समझो, सीमेंट इंडस्ट्री को समझो आप सबसे पहले। तो आपको नियोक्ता का ज्ञान बाद में लेना है, पहले उससे संबंधित किसकी जानकारी लोगे, उद्योग की, इंडस्ट्री की। आप ये समझो कि सीमेंट इंडस्ट्री में क्या रॉ मटेरियल होता है, क्या फिनिश गुड्स होता है, कितने प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, ये सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लीकेबल हैं, ये आपको समझना है। उद्योग की जानकारी लेंगे और आप देखेंगे कि इसके ऊपर कौन सा लागू कानून है। ये सारी चीजों की जानकारी लेनी है आपको कि किस तरीके से यहाँ पे रिपोर्टिंग होती है, क्या प्रॉफिट मार्जिन रहते हैं, कौन कौन से एक्ट सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर लागू होते हैं, ये सब चीजों की आपको क्या लेनी है, जानकारी लेनी है। समझ में आ गया। इंडस्ट्री का नॉलेज ले लिया, अब किसका नॉलेज लूं, अब किसका नॉलेज लूं, अब नियोक्ता के संबंध में जानकारी लेंगे। अब मैं मेरे क्लाइंट की बात करूंगा, अब मैं जेके लिस्टमेंट सीमेंट की बात करूंगा। तो नियोक्ता के मामले में बच्चों मुझे क्या क्या जानकारी लेनी है कि आप इस संस्था को कैसे ऑपरेट करते हो, इसका परिचालन कैसे करते हो, कौन इसका मालिक है, कौन इसका ओनर है, किस तरीके से आप मैनेज करते हो, आप पैसा जो फाइनेंस है वो कहां से लाते हो, क्या करते हो, निवेश कहां कर रहे हो, इन सब चीजों की जानकारी लूंगा कि साहब इसका ओनर कौन है, गवर्निंग स्ट्रक्चर कौन है, इसको ऑपरेट कैसे किया जा रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है, निवेश कहां कर रहे हो, ये सब चीजों की जानकारी नियोक्ता के बारे में ली जाएगी। समझ में आ गया। ये बेसिक जानकारी लेने के बाद मैं किसकी जानकारी लूंगा, लेखांकन, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में बच्चों एक ही चीज समझनी है, मैन लेखांकन पॉलिसी। किसका अध्ययन करेंगे आप, लेखांकन पॉलिसी का, कि ये जो क्लाइंट है आपका ये कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। और अकाउंटिंग पॉलिसी में एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक बार जो अडॉप्ट कर लो उसको सतत तौर पे अपनाना है। ये तो आप मेरे से पढ़ चुके हैं पहले भी कि लेखांकन की आधारभूत मान्यताएं कितनी होती हैं, 3, CAG। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी हमको क्या कहती है, एक बार जो नीति अपना लो उसको कंटिन्यू फॉलो करना, उसको चेंज मत करना, और चेंज करो तो फिर उसके पूरे प्रभाव बताना। तो आपको लेखांकन नीति की जानकारी लेनी है। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है। और इसके बाद बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम उसकी बैलेंस शीट, P&L, इन सबको चेक करेंगे, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कि साहब अब उसकी परफॉर्मेंस चेक करोगे कि कैसा काम किया इसने, लॉस में है, प्रॉफिट में है, बैलेंस शीट क्या कह रही है इसकी, ये सब चीजों की समझ हमको लेनी है ताकि हम जोखिम को पहचान सकें। और एक आखिरी चीज, क्या व्यवसाय में जोखिम होती है, बताओ, क्या बिजनेस में रिस्क है या नहीं है। बच्चों कोई भी बिजनेस कर लो जोखिम से तो भरा हुआ रहेगा ही रहेगा। और उस जोखिम से निपटने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, उस जोखिम से निपटने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, नहीं समझे। अब जैसे देखो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो बताओ मैं CA की प्रैक्टिस भी क्यों करता हूँ, पढ़ाने का ही काम कर लूँ, क्योंकि साहब ये कोई भरोसा थोड़ी है तो 5 साल से वैकेंसी आएगी, तो बाकी रेगुलर कौन देगा कमाई। तो स्ट्रेटेजी है। अभी जहाँ मैं विद्यासागर में पढ़ाता हूँ वो कोचिंग भी चला रहे हैं और साथ में उन्होंने स्कूल भी खोल रखी है, स्कूल के भी ओनर है वो, 2-3 स्कूल भी खोल रखे हैं। तो स्कूल क्यों खोली उन्होंने, ताकि एक धंधा कम हो तो दूसरे से सेटअप हो जाए। तो हर आदमी जोखिम को निपटने के लिए क्या बनाता है, रणनीति, उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो आपको ये समझना है कि व्यवसाय की जोखिम से निपटने की क्या रणनीति क्लाइंट ने अपनाई है, जोखिम से निपटने की रणनीति देखनी है आपको कि सामने वाले ने क्या रणनीति अपनाई है जोखिम से निपटने के लिए। बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या। तो ये 5 चीजों का हमको ज्ञान लेना है ताकि हम बिजनेस का पूरा ज्ञान ले सकें। तो ये बातें सारी की सारी किसमें कही गई हैं, ऐसे 315 में। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग
315 देखो साफ साफ कह रहा है कि सब अंकेक्षक को नियोक्ता के व्यवसाय की समझ होनी चाहिए और इनके संबंध में उसको ज्ञान लेना है। सबसे पहला ज्ञान किसके संबंध में लेना है? उद्योग, कि कौन सा उद्योग है, उस पर कौन से कानून लागू होते हैं, किस तरह की वहां पे रिपोर्टिंग होती है, ये समझना है। फिर इकाई जिसकी ऑडिट करने जा रहे हो कि उसको चला कौन रहा है, उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, उसकी वित्तीय गतिविधियां क्या है, इन सब चीजों की आपको क्या करनी है? समझ लेनी है। एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी लागू नियम कायदे कानून है उसको अपन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नहीं समझे? जैसे कंपनी है, कंपनी की बैलेंस शीट पेंडल किस फॉर्मेट में बनेगी? शेड्यूल 3, ये एफआरएफ है। इसको क्या कहते हैं अपन? एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि उसके ऊपर कौन सा नियम कायदे कानून लागू है। ऐसे ही लेखांकन नीति की समझ वित्तीय निष्पादन की माप और जोखिम से निपटने के लिए बनाई गई स्ट्रेटेजी। बोलो समझ में आ गया? 2 स्टेप क्लियर मानू तो आपको सबसे पहले क्या करना था? नियुक्ति पत्र जारी करना था। उसके बाद क्या करना है बताओ? व्यवसाय का पूरा ज्ञान लेना है। और व्यवसाय का ज्ञान लेने के लिए किसका अध्ययन करना पड़ेगा? सिस्टम का। सिस्टम को मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया है क्योंकि एक अलग से चैप्टर ही पढ़ेंगे अपन। कौन सा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो इसके बाद वही चैप्टर पढ़ना है अपने को। दोनों समझ में आ गया। और स्टेप 4 में आपको करा चुका हूं कि सब ज्ञान लेके करोगे क्या? बिजनेस का ज्ञान हम क्यों ले रहे हैं? ताकि जोखिम को पहचान सके। तो जोखिम क्या होती है? अंकेक्षण जोखिम से तात्पर्य अंकेक्षक के द्वारा अनुपयुक्त राय व्यक्त करने से जब वित्तीय विवरण क्या हो? सारवान तौर पर मिथ्या वर्णित हो। अर्थात आपने राय कैसी दे दी? स्वच्छ, जबकि देनी कैसी चाहिए थी? संशोधित। इसको जोखिम कहते हैं। और ये जोखिम में शामिल नहीं है। क्या क्या शामिल नहीं है? ऑडिटर के द्वारा अनुपयुक्त राय व्यक्त करना जब वित्तीय विवरण में मिथ्या वर्णन नहीं हो। अर्थात आपने राय कैसी दे दी? संशोधित, जबकि देनी कैसी चाहिए थी? स्वच्छ। ये कोई जोखिम का पार्ट नहीं है। और बिजनेस की जोखिम कभी भी ऑडिट रिस्क नहीं होती। बिजनेस का तो क्या है? बिजनेस तो आधी रात को बंद हो सकता है, उसमें ऑडिटर क्या करेगा? बोलो समझ में आ गया? अब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आप लोग हम अपन पढ़ रहे हैं, अपन सब लोग यहाँ भी आधी रात को जोखिम हो सकती है। क्या हो सकती है? कल ही नगर निगम वाले आते हैं और उठा के फेंक दें हमको यहाँ से। क्योंकि देखा जाए तो गोपालपुरा तो रेजिडेंशियल है, जो यहाँ बैठे हैं अपन, ये एरिया कॉमर्शियल अप्रूव थोड़ी है, भले ही रोड जा रही होगी। तो गवर्नमेंट कभी भी इसको बैन कर सकती है और कभी भी इस पे रोक लगा सकती है। नहीं लग रही तब तक चल रहा है। क्योंकि तो बिल्डिंग ढा दी, बनी हुई थी 4-4 मंजिल की, आज मलबा पड़ा है, लोग वहां पे बैठ के कचौरी खा रहे हैं। और कभी कोचिंग चला करती थी। सोचो तो ये तो बिजनेस है साहब, इसमें ऑडिटर क्या करेगा? नेक्स्ट, जोखिम का निर्धारण अंकेक्षक का खुद का क्या है? पेशेवर निर्णय है। मतलब कैसा हो सकता है जिसमें आपको जोखिम लगती है उसमें मुझे नहीं लगे, और ऐसा भी हो सकता है जिसमें मुझे जोखिम लगती है आपको नहीं लगे। तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। इसलिए इसका कभी भी सटीक तौर पे आप क्या नहीं कर सकते? मापांकन नहीं कर सकते। इसका अनुमान लगा सकते हो कि कितनी जोखिम है, पर आप इसका मापांकन नहीं कर सकते। आप बताओ, जोखिम का निर्धारण कर लिया, पहचान लिए, अब क्या करोगे? उस जोखिम को कम करोगे कि खत्म करोगे? खत्म तो आज हो ना कल हो। जोखिम तो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। आप कितने ही योगा कर लो और कितने ही प्राणायाम कर लो, आप ठीक है ज्यादा उम्र जी लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, आप ठीक है स्वस्थ रह लेंगे, पर मृत्यु से विजय नहीं पा पाएंगे, क्योंकि ये तो जोखिम रहेगी रहेगी। तो अंकेक्षक कभी भी जोखिम को शून्य नहीं कर सकता। तो कम करे, कितना कम करे बताओ? अब जैसे ये बच्ची से मैंने पूछा था, इसको तैरना नहीं आता, पता बेटा पानी में कूद जाएगी। ये लो देखो डरपोक, इसको तैरना नहीं आता इसलिए पानी में नहीं कूदेगी। बेटा मुझे भी तैरना नहीं आता, पर मैं आपके जैसे डरपोक नहीं हूं, मैं 4 फीट के स्विमिंग पूल में कूद सकता हूं। ये लो इसको हंसी आ रही है, आप हंसे क्यों ये बताओ? हैं? नहीं बताओ, कारण बताओ क्यों हंसी आई आपको? सर आप 4 फीट के स्विमिंग पूल में कैसे डूबेंगे? आप 5.5 फीट के आदमी 4 फीट में कैसे डूबेंगे? मरेंगे थोड़ी। क्या बात करते हो? मेरी वाइफ से पूछो, रोज कहती है मेरे को चुल्लू पर पानी में डूब जाओ, मैं तो 4 फीट के पानी में डूब रहा हूं।
बताओ डूब सकते हैं नहीं डूब सकते? जोखिम तो रहती ही है, पर आदमी उतनी जोखिम ले लेता है जितनी उसकी क्या हो, सहन शक्ति हो। इसको क्या कहते हैं, स्वीकार्य स्तर। तो सर ये स्वीकार्य स्तर कितना हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। देखो हमारे, मैं आपको बताऊं, हमारे घर में एक मेरे भाई साहब हैं, योगेंद्र नाम उनका, ऐसे पतले दुबले ही हैं मनीष सर जैसे ही, वो डरते नहीं, कोई आ जाओ साहब डरते ही नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ आपको डर नहीं लगता? बोले कहीं का डर, और कोई हमारे सामने तेज बोल जाओ साहब मेरे तो बीपी ऊपर नीचे हो जाए। मतलब डरपोक, 100 डरपोक मरे ना तब मैं पैदा हुआ था। आप सोचो, इसका कोई तरीका थोड़ी है, हर आदमी का अपना अपना क्या है, लेवल है। हर बड़े से बड़े गुंडे को भी डर लगता है, पर लगता कब है, उसका स्तर क्या है, अलग अलग है, उसका स्तर क्या है, अलग है। तो स्वीकार्य स्तर की कोई डेफिनेशन नहीं है, जितने स्तर तक ऑडिटर जोखिम लेने को क्या है, तैयार है, उसको क्या कहेंगे, स्वीकार्य स्तर। और आप स्वीकार्य स्तर तक जोखिम कम कर लो ताकि आप काम कर सको और राय दे सको। और ये स्वीकार्य स्तर अंकेक्षक का क्या है, पेशेवर निर्णय है। बोलो समझ में आ रहा है? आप बताओ अपनी जोखिम को कम करना चाहते हो, चलो आपसे पूछते हैं, बेटा जूनियर अकाउंटेंट में सेलेक्ट होना नहीं होना जोखिमपूर्ण काम है या नहीं है? जोखिम तो है ही, सारे तो सेलेक्ट होंगे नहीं, 4,911 पोस्ट आएंगी तो उतने ही तो होंगे। एग्जाम तो कितने बच्चे देंगे, कम से कम लाख बच्चे देंगे, और पास कितने होंगे, 4,911। तो बाकी के लिए तो जोखिम है ही। इस जोखिम को कम कैसे करें? अच्छा जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि मालूम चला अब जैसे सिकंदर कह रहा बढ़िया पढ़ाई कर ली, बढ़िया पढ़ाई कर ली, पर सिकंदर पढ़ने के चक्कर में टाइम पे नहीं पहुंचा, गेट के बाहर ही रोक दिया कि एग्जाम ही नहीं दे पाया, या फिर एग्जाम देने जा रहा था, कोई मेरे जैसा धूम-3 उड़ा गया, लो बन गया जूनियर अकाउंटेंट ऑन स्पॉट ही। तो इसको तो आप खत्म कर नहीं सकते, इसे जोखिम कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अब बताओ इस जोखिम को कम कैसे करेंगे? बताओ, आप जूनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हो, जोखिम है, इसको कम कैसे करेंगे? बता बेटा, आप में से कोई है जो नहीं पढ़ना चाहता? ये भी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई तो सारे ही करेंगे, पढ़ाई से कुछ नहीं होना। पढ़ाई में, अच्छा एक ईमानदारी से बात बताओ, सबसे बेकार सब्जेक्ट कौन सी लग रही है? बीओ, इकोनॉमिक्स? अरे सर बेटा आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक चीज को क्या मानना शुरू कर दो, महत्वपूर्ण। महत्वपूर्णता का स्तर बढ़ाओगे तो आप उस पर ध्यान देना क्या कर दोगे, शुरू। जिस चीज को हम इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिस चीज को मटेरियल समझते हैं, बताओ उसमें हम ध्यान कम देते हैं कि ज्यादा देते हैं? तो ज्यादा ध्यान दोगे तो जोखिम। पहला तरीका, महत्वपूर्णता का क्या बढ़ा दो, स्तर। ये पिछले से पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया था, कोई इक्के दुक्के बच्चों का ही सही हुआ था, क्योंकि बहुत टिपिकल क्वेश्चन आया था। वो पेपर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि साइट पे तो हटा दिया इन्होंने, वो पेपर मिलेगा नहीं। है आपके पास? एक पेपर देखना, क्वेश्चन नंबर तो मेरे को याद नहीं है, और क्वेश्चन देखना, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और उसमें इक्के दुक्के, अभी देखो आपने पढ़ लिया ना, अब ठीक करके बताना आप, बहुत घुमा के क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन था। अब देखना अगर आपके पास पेपर पढ़ा हो तो, कि जोखिम को कम कैसे करेंगे, महत्वपूर्णता के स्तर को क्या कर दो, बढ़ा दो। चीजों को मटेरियल समझना शुरू कर दो, इंपॉर्टेंट समझना शुरू कर दो, महत्वपूर्णता का स्तर बढ़ाओगे, ध्यान दोगे तो जोखिम कम होगी। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय क्या करो, साक्ष्य प्राप्त करो। जितने ज्यादा ऑडिटर के पास एविडेंस होंगे उतनी उसकी रिस्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक्स्ट्रा मेहनत करो। जैसे आपने कहा ना पढ़ाई करेंगे सर, नहीं, क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा पढ़ाई करेंगे। मुझे आपसे डर लगना चाहिए, मुझे आपसे डर लगना चाहिए। डर का मतलब मारोगे पीटोगे नहीं, मालूम मेरे को। मुझे यूं सोचना पड़े, यार ये बच्चा पता नहीं कहां से खोद खोद के क्या ले आता है, ये क्या पढ़ लेता है, ऐसा कहां से पूछ लेता है। तो मुझे सोचना पड़े कि यार ये क्या पढ़ के आ गया। इतनी मेहनत करो अतिरिक्त अंकेक्षण प्रविधियों का निष्पादन करके, तो आपकी जोखिम क्या हो जाएगी, अभी भी कमी होएगी, खत्म तो नहीं होनी,
खत्म तो आदमी के साथ ही होगी। समझ गए? जोखिम के प्रकार कितने? दो। महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन की ओर खोजी। अंतर्निहित जोखिम कब होती है? जब सिस्टम ही नहीं हो। नियंत्रण जोखिम कब होती है? जब सिस्टम है लेकिन प्रभावी नहीं है। अंतर्निहित जोखिम वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन होने की संभावना ये मानते हुए कि वहां पर कोई संबंधित क्या नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। और जब सिस्टम नहीं है तो साहब ये जोखिम होगी। और ये जोखिम आंतरिक और बाह्य दोनों तत्व से हो सकती है, मैनेजमेंट की वजह से भी और थर्ड पार्टी की वजह से भी। कहीं क्लाइंट के यहाँ पे चोरी होती है तो कोई जरूरी नहीं उनके कर्मचारी चोर हों, बाहर के लोग क्या करते हैं, हेरा फेरी शुरू कर देते हैं। ऐसे नियंत्रण जोखिम कि सब संस्था में सिस्टम तो है लेकिन वो सिस्टम समय पर लेन देन में, बैलेंस शीट के बैलेंस में, प्रकटन में, इन सब में मौजूद मिथ्या वर्णन को खोज नहीं पाएगा। इस बात की जोखिम क्या कहलाएगी? नियंत्रण जोखिम कहलाएगी। अंतर्निहित और नियंत्रण जोखिम किसकी वजह से हो रही है? सिस्टम की वजह से। और सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है? प्रबंधकों की। इसलिए ये जोखिम ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। ये ऑडिटर की वजह से नहीं हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? मैनेजमेंट की वजह से। पर हमारे निर्णय को क्या करती है? प्रभावित करती है, क्योंकि जहां सिस्टम मिला हो तो हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं। ऐसे ही खोजी और पकड़ जोखिम कि ऑडिटर के द्वारा कपट और त्रुटियों को खोज नहीं पाएंगे हम। ठीक है, हम सबको खोज पाएंगे गारंटी नहीं है, ये खोजी जोखिम है। और ये इन दोनों के बीच में संबंध। अब आपसे मुझे बताओ अंतर्निहित और नियंत्रण जोखिम में संबंध, ये कभी पूछेंगे नहीं, क्योंकि तो दोनों ही किसकी वजह से हैं? प्रबंधकों की वजह से। समझ गए क्या? क्लियर है? तो ये आज मैंने आपको एक बेसिक पूरा 4 स्टेप करा दी है, बाकी कल करेंगे। देखो इसमें आप ये समझ गए कि ऑडिटर को बिजनेस का ज्ञान लेना है, जोखिम को पहचानना है। अब हम उनसे निपटेंगे, तो निपटने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेंगे, प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे और उस अकॉर्डिंग वर्किंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्लियर है?